अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल हम ज़ीरो से हीरो की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम बिल्कुल उसके बेसिक्स को करेंगे और फिर एडवांस की तरफ जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी वेब टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। तो जल्दी जल्दी से जावास्क्रिप्ट के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने HTML के अंदर स्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग आ जाता है। इसके अंदर आप जो भी कोडिंग करेंगे वो आपके जावास्क्रिप्ट के लिहाज से होगी। तो इसमें सबसे पहले बेसिक में बात करते हैं कि हम किस तरह कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं। हमारे पास प्रिंट के लिए कौन सी चीज़ आती है, कौन सी कमांड है, तो वो हमारे पास है console.log। और इसकी डबल प्रिंसेस के अंदर अगर डबल क्वेश्चन के अंदर कुछ भी लिखोगे, वो आपका मैसेज एज इट इज़ शो होगा। ठीक है। और अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट की है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, उसको आपने सिंपली यहाँ पर वेरिएबल लिख देना है। अगर आपने 2 से 3 वेरिएबल इकट्ठे लिखनी है, तो आपको साथ प्लस प्लस बी, लाइक एक और आपने वेरिएबल लिखा है वो आप प्लस करके सी। अगर आपने साथ कोई स्ट्रिंग ऐड करनी है, तो डबल क्वेश्चन के साथ आप कुछ भी स्ट्रिंग लिखोगे। फिर आपने अगर और कोई चीज़ ऐड करनी है साथ, तो आप प्लस करके साथ दूसरी स्ट्रिंग भी ऐड करते जाओगे। ये है सिंपल आपका प्रिंटिंग मेथड। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम वेरिएबल कौन कौन से बना सकते हैं इसके अंदर। तो ये सिंपल एक रन टाइम हमारी लैंग्वेज है जो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। इसके अंदर आपको ना डाटा टाइप बतानी पड़ती है कि इस वेरिएबल की या डाटा टाइप, आपको सिर्फ उसकी वैल्यू दे देनी होती है, और आपका जो कंपाइलर है वो खुद ही समझ जाता है कि अब इस वेरिएबल की क्या डाटा टाइप होनी चाहिए। तो वैसे तो हमारे पास 3 तरीके हैं किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए, जो कि हमारे पास एक var, ठीक है, और एक हमारे पास है let, और एक है हमारे पास const। अब इनमें फ़र्क क्या है? अब अगर मैं let करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसको वैल्यू देता हूँ 12, तो इसमें मुझे ये नुकसान है कि अब मैं इसको वैल्यू दोबारा से असाइन कर सकता हूँ, पर इसको दोबारा से मैं इनिशियलाइज़ नहीं कर सकता विद, जैसे कि मैं इसको दोबारा से let करूँ ए वेरिएबल को, और दोबारा से उसको इस तरह कोई वैल्यू और कोई वैल्यू दे दूँ, तो ये एक एरर देगा, क्योंकि लेट को अब दोबारा से इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते। तो पर अगर यही काम हम करना चाहते हैं दोबारा से, तो उसके लिए हमारे पास एक var वेरिएबल आता है, ये वाला तरीका, जिसमें हमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें हम ए को वैसे भी कोई वैल्यू असाइन दोबारा कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, और इस तरह भी दोबारा से भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, इस तरह से। तो इसमें हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। जबकि हमारे पास एक आता है कॉन्स्ट, जैसे कि आपने C++ या दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि कॉन्स्ट वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जो वैल्यूज़ है वो एक ही रहती है, कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये एक वेरिएबल बना दिया, अब इसकी वैल्यू को ना ही आप इस तरह इनिशियलाइज़ कर सकते हो दोबारा से, ठीक है, ना ही उस तरह से कि आप दोबारा से कॉन्स्ट लिखो और दोबारा से उसको कोई वैल्यू असाइन कर दो, तो ये हमें एक एरर थ्रो कर देगा। तो ये था सिंपल 3 तरीके हमारे पास कि जिसकी मदद से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि हम एक वेरिएबल पर कंडीशंस वगैरह कैसे लगाते हैं। तो सिंपल जैसे हमने दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा है कि इफ एल्स का हम यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए, तो इसके अंदर भी हमारे पास यही है। सिंपल सपोज किया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि हमारे पास है 12, और अब मैं लिखना चाहता हूँ कि इफ़ अगर अगर जो हमारे पास ए वेरिएबल है वो ग्रेटर है और इक्वल है किससे, 12 से, मैं यहाँ पर करता हूँ कंडीशन 10, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, बल्कि ये क्या करेगा, अलर्ट कर देगा कि जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर एक मैसेज लिखते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 है। सो यहाँ पर मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 10 है। और एल्स में मैं कंडीशन एक लिख देता हूँ। एल्स वही है कि एक ऑप्शनल आपके पास चीज़ आती है कि अगर आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, इस लाइन ऑफ कोड्स को छोड़ के इनकी लाइन ऑफ कोड्स को रन करेगा।
उसके अंदर मैं मैसेज लिख देता हूँ एक लेसर, और यहाँ पर कंडीशन में चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे अब क्या आ रहा है, जो हमारी पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो सेकंड कंडीशन जो एल्स में थी वो हमारे पास रन हो रही है। अब डिफरेंट और ज़्यादा कंडीशन देने के लिए आप क्या करते हो, एल्स इफ, इसमें आप और दूसरी कंडीशंस दे सकते हो जितनी मर्जी आप चाहें, एल्स इफ लिखते जाए और कंडीशंस लगाते जाए। अब बात करते हैं हमारे पास जो लूप्स आते हैं। लूप्स हमारे पास कितने किस्म के इसमें आते हैं, हमारे पास फॉर लूप आता है, डिफरेंट तरीके के लूप्स आते हैं हमारे पास, पर इसमें जो मोस्ट बेसिक्स हैं जो कि हमें आने चाहिए वो है फॉर लूप आ गया हमारे पास, और डिफरेंट हमारे पास वाइल लूप आ गया। फॉर लूप के अंदर वही तरीका है, आपने सिंपल पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना होता है। मैं सपोज के मैंने एक लेट किया एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 1, उसको मैंने फिर एक कंडीशन में लिखा कि वो हमेशा लेस होगा 6 से, ठीक है, और ए जो हमारा वेरिएबल है वो हर रोटेशन पर प्लस प्लस होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ। इधर मैं जो भी अलर्ट लिखूँगा वो क्या करता जाएगा, हमारी वैल्यूज़ को प्रिंट करता जाएगा। और कितनी दफ़ा करेगा, यहाँ पर पहले हमारी कंडीशन देखेगा, पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज़ देखेगा, फिर उसकी कंडीशन लगाएगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारी लाइन ऑफ कोड चलेगी। फिर जब ख़त्म हो गई हमारी ये जितनी लाइन ऑफ कोड, तो दोबारा इसको इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन देखेगा। इस तरह ये हमारे इंक्रीमेंट करके कंडीशन देख के हमारे लाइन ऑफ कोड्स को रन करता जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देख 1 को प्रिंट किया, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, और जब वो 6 पर पहुँचा तो यहाँ पर हमारी कंडीशन थी कि हमेशा लेस होना चाहिए, ना कि इक्वल और लेस होना चाहिए। तो क्या हुआ, उसने 6 पर जब वैल्यू आई तो उसने जो हमारा लूप है वो ख़त्म कर दिया। इसके अलावा हमारे पास एक और लूप आता है, हमारे पास लूप आता है व्हाइल लूप। अब मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब उसकी मैं कंडीशन यहाँ पर लिखूँगा। तो जैसे हमारे पास फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना था, पहले उसके अंदर ही उसके पैरेंथेसिस के अंदर ही कंडीशन हमें वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या है कि हमने पहले वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया और सेकंड में हम कंडीशन लगाते थे, तो यहाँ पर कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास पैरेंथेसिस है। यहाँ पर मैं लेता हूँ लेस देन 6, जो हमारे वेरिएबल ए है वो लेस देन 6 होना चाहिए, और यहाँ पर मैं अलर्ट कर देता हूँ, और डबल क्वेश्चन के अंदर मैं सिंपल बल्कि वेरिएबल ही लिख देता हूँ, वेरिएबल। और एक हमारे पास मेन चीज़ रह गई कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसको मैं पहले 1 करता हूँ, क्या नाम है, ठीक है, वेरिएबल 1 है और वह 6 तक के रन करेगा। पर वो इंक्रीमेंट कब हो रहा है, इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा, तो वो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, और जो हमारा वाइल लूप है वो तो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंट करना पड़ता है, ताकि जो हमारा ए है वो 6 तक को पहुँचे, कंडीशन तक तो पहुँचे। तो हमारे पास जो फॉर लूप के अंदर वो तो हमारी पैरेंथेसिस के अंदर ही था, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ऑफ कोड के अंदर लिखना पड़ेगा हमारी इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर मैं रन करूँगा 1 2 3 4 5, यहाँ तक इसने प्रिंट किया, और ये था सिंपल हमारे पास वाइल लूप। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपल मैं एक फंक्शन लिखने का एक कीवर्ड है फंक्शन, उसका फिर आपने नेम देना होता है। जस्ट लाइक मैं एक नेम देता हूँ उसको नेम, और उसी को मैं क्या करता हूँ, उसकी लाइन ऑफ कोड कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करता हूँ, और नीचे मैं करता हूँ यहाँ पर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल अलर्ट, और यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो क्या होगा, सिंपल जब ये लाइन ऑफ कोर्स हमारी चलती जाएगी स्क्रिप्ट, फ़िलहाल तो ये रन नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इसको कॉल ही नहीं की। जब इस लाइन ऑफ कोड पर पहुँचेगा, ठीक है, इसने यहाँ पर एक फंक्शन देख लिया, पर वो जब यहाँ पर पहुँचेगा तो देखेगा यार हमने यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल किया। तो क्या होगा, सिंपल ये हमारे कॉलिंग फंक्शन को कॉल करेगा, और उस फंक्शन के अंदर जितना भी कोड लाइन ऑफ कोड से हमने लिखा है वो सारा का सारा रन करेगा। अब मैं रन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि उसने हमारे फंक्शन को कॉल किया फ्रंट। तो ये था हमारा सिंपल फंक्शन जिसके अंदर हमने क्या किया, सिंपल कॉल किया। अब और मेन चीज़ आती है कि हमारे पास इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट्स भी, और इसमें हम पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू भेजता हूँ जो कि है 12, ठीक है। अब ये वैल्यू मैंने क्या की है, इस कॉलिंग फंक्शन के साथ मैंने एक वैल्यू भेजी है जो कि क्या होगा, एक पैरामीटर है जो कि कहाँ पर जाएगा, हमारे पास नेम वेरिएबल के इस फर्स्ट पैरामीटर के अंदर जाएगा।
अगर मैं एक और वैल्यू भेजना चाहता हूँ, लाइक मैं एक स्ट्रिंग टाइप दे भेजना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैंने लिख दिया शाहज़ेब, और उसको मैं पास करना चाहता हूँ इस फंक्शन में, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम है बी। तो क्या होगा, इसी सीक्वेंस में जो पहली वैल्यू है पहले वाले वेरिएबल में जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर जाएगी, और उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, ए वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ कि वैल्यू उसमें आई भी है कि नहीं। मुझे ये इसको इनिशियल डिक्लेयर करने के लिए मुझे ये चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो पहली वैल्यू है ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो रन होगी। ठीक है, अब मैं बी को प्रिंट करना चाहता हूँ कि यार हमारी जो ये शज़ेब वाली वैल्यू है बी के अंदर पहुँची भी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं बी लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बी वाली वैल्यू भी पहुँच चुकी है। तो यह है सिंपल कि हम किस तरह हमारे फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं विद द पैरामीटर्स, कि हम पैरामीटर भी साथ भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम ऊप्स की तरफ नहीं जाएंगे, अब हम सिंपल बात करेंगे हमारे वेबसाइट के लिहाज से डोम मैनिपुलेशन की, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर हमारे पास जिसको हम डोम कहते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस पर सिंपल ये चीज़ होती है कि हम अपने जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से डिफरेंट एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको यहाँ पर उनके ऊपर मल्टीपल लॉजिक्स लगाते हैं, मल्टीपल हम उस पर फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क्स भी यूज़ कर सकते हैं। पर हम इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल हमारे एलिमेंट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उन पर सिंपल सिंपल लॉजिक्स लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट को गेट करने का तरीका आता है, या तो हम आईडी की मदद से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू को और सिलेक्ट करते हैं, या तो हम विद द नेम ऑफ क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल ए क्रिएट करूँ और उसको मैं क्या कहूँ कि यार ये जो मेरे पास डिव है, ठीक है, ये मैं रन कर दिखाता हूँ, ये रेड कलर की डिव है मेरे पास, इसको मैंने विड्थ वगैरह देकर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसको मैं किस मदद से सिलेक्ट करूँ, या तो मैं इसको बाय एलिमेंट नेम सेलेक्ट करूँगा, या तो बाय आईडी नेम सेलेक्ट करूँगा, और उसके अंदर मैं उसकी जो आईडी को सेलेक्ट करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। अब उसको आईडी को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, मैं उस एलिमेंट को गेट करना चाहता हूँ बाय आईडी। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गेट उस एलिमेंट का नाम लिखूँगा, ये मेरे पास सेकंड पर दे सकते हैं कि मेरे पास क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर अब मैं आईडी का नेम लिखूँगा। आईडी का जो नेम है हमारे पास वो क्या है, मेन। अब यहाँ पर डबल क्वेश्चन के अंदर मैं लिखूँगा मेन, और उसके मैं करूँगा बल्कि मैं सिंपल पहले ये बताता हूँ कि किस तरह हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो हमारे पास सिंपल है कि किस तरह हमने एक आईडी को सेलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लास करता हूँ, क्लास में देता हूँ, क्लास का नेम मैं लिखता हूँ मेन। ठीक है, अब मैंने बाय आईडी तो सिलेक्ट कर लिया, अब बाय नेम कैसे सिलेक्ट करूँ। ठीक है, बाय द क्लास नेम, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या आता है, एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। सो यहाँ पर मैं बाय द एलिमेंट ऑफ क्लास नेम भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ वैल्यू को। ठीक है, ये मैंने क्या किया, सिंपल एक यहाँ पर मैंने अपने सिंपल जो मेन उसका नेम है हमारे क्लास का वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, विद द नेम भी एक्सेप्ट, नेम भी बाय द एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट का नेम। ठीक है, यह हमारे पास आता है एलिमेंट्स बाय टैग नेम, जो उसका टैग नेम है, जैसे ये डिव है तो मैं यहाँ पर डिव लिख दूँगा। ठीक है, डबल क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मैं डिव लिख दूँगा, तो यहाँ पर मेरे को जो डिव वाली है एलिमेंट है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा ईजिली। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट तरीके के हम किस तरह हम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बटन को सेलेक्ट करना है तो मैं इसको बाय टैग नेम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको आईडी दे के भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, बाय द क्लास नेम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं यह क्या करता हूँ, एक सिंपल बटन के अंदर मैं एक लिखता हूँ पैरामीटर ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के नाम से पता चल रहा है कि जब इस पर क्लिक होगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको मैं चाहता हूँ कि यार जब इस बटन पर टैप हो तो एक फंक्शन चले, वो फंक्शन कौन सा होगा, हमारे जावास्क्रिप्ट का होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ऑन क्लिक एक फंक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल फंक्शन का नेम, मैं लिखता हूँ यहाँ पर वैली, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन के निशान लगा देता हूँ। तो ये डबल पैरेंथेसिस हमारी निशान होती है एक फंक्शन की।
तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं बटन को टैप करूँगा तो हमारा एक फंक्शन रन होगा। अब ये फंक्शन रन हो भी रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पर पहले चेक तो कर लूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल फंक्शन लिखता हूँ, वैल्यू लिखता हूँ, फंक्शन का नेम, और उसके अंदर मैं एक अलर्ट लिखता हूँ। अलर्ट के अंदर मैं लिखता हूँ कुछ भी मैसेज, जिससे हमें पता चले कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो भी रहा है कि नहीं बटन को दबाने से। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ। जब मैं क्लिक को तो टैप करूँगा तो हमारा जो फंक्शन है वो रन हो रहा है। ओन क्लिक ऑन द बटन। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं इस बटन को टैप करूँ तो हमारी इस डिव के अंदर कुछ चेंजेस हो। तो सबसे पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस डिव के अंदर क्या हुआ कि हमने जब बटन को टैप किया तो इसके अंदर कुछ चेंजेस हो। अब मैं क्या करूँगा, जब इस पर टैप हो चुका है, इस फंक्शन चल चुका है, तो इसके अंदर क्या करूँगा, उस एलिमेंट को गेट करूँगा। अब इस एलिमेंट को गेट करने के लिए मेरे पास आईडी भी है, मेरे पास क्लास भी है, मेरे पास उसका क्या नाम है, टैग नेम भी है। तो यहाँ पर अब मैं सिंपल क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करके भी मैं इसको करता हूँ। पहले कि मैं क्या करता हूँ, पहले सिंपल इसको करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल क्वोशंट के अंदर मुझे आईडी का नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मेन। ठीक है, क्योंकि आईडी का नेम क्या था, मेन। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल। अब मैं यहाँ पर लिखा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, सिंपल लिखना चाहता हूँ हमारा जो बैकग्राउंड कलर है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर मैं सिंपल बैकग्राउंड लिखता हूँ। अब बैकग्राउंड में किस कलर का चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार वो ब्लैक कलर का हो जाए। ठीक है, तो क्या किया मैंने, एलिमेंट को सेलेक्ट किया और उस पर थोड़ा सा स्टाइल किया। स्टाइल का मतलब हम बस इसके ऊपर CSS लिख रहे हैं, तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी बैकग्राउंड, उसको क्या कर दिया कलर ब्लैक। तो मैं क्या करूँगा, अब जब टैप करूँगा तो क्या होगा, इसका कलर ब्लैक हो गया, क्योंकि मैंने इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया था इस फंक्शन के अंदर। कि क्या हुआ, सिंपल हमने इस फंक्शन के क्लिक की मदद से एक फंक्शन लगाया और उसके अंदर क्या परफॉर्म हुआ, हमारी एक CSS परफॉर्म हुई, जिसके अंदर मैं क्या किया, सिंपल उस डिव को ब्लैक कर दिया। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हम सिंपल किस तरह एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर वैल्यूज़ को, उसके ऊपर डिफरेंट CSS हम स्टाइल कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब जल्दी जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर इनपुट टाइप बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक इनपुट, मैंने इनपुट लिखी और उसकी टाइप मैंने लिख दी टेक्स्ट। ठीक है, और इसकी मैं एक आईडी देता हूँ, लिखता हूँ टेस्ट। ठीक है, और मैंने ये एक सिंपल सी एक इनपुट बना ली। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि यार इसके अंदर जो हम वैल्यू लिखेंगे, पहले मैं इसको रन कर दिया, तो हमारे पास ये एक इनपुट फील्ड आ चुकी है जहाँ पर हमें कुछ भी चीज़ इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक टेक्स्ट टाइप हमारे पास इनपुट सेलेक्ट होगी और उस इनपुट को मैं यहाँ पर शो करवाऊँगा। अब उस इनपुट को शो करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस आईडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जल्दी जल्दी एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि मैंने आईडी उसको दी हुई है। तो मैं यहाँ पर डबल क्वेश्चन में उसकी आईडी लिख देता हूँ, जो कि है टेस्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पर सिंपली इस तरह सेलेक्ट करूँ तो क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एलिमेंट सेलेक्ट होगा, पर जो उसके अंदर की वैल्यू है, जो हमारे पास इनपुट फील्ड के अंदर जो हमने वैल्यू लिखी है, जो हम चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट की मुझे वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए मुझे सिंपल एंड पर डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या हुआ, उसकी वैल्यू सेलेक्ट होगी। अब ये वैल्यू तो मैंने सेलेक्ट कर ली है, पर वो स्टोर किस में हो रही है, किस में भी नहीं स्टोर हो रही। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, वेरिएबल ए मैंने क्रिएट किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो उसकी वैल्यू आई है, हमारे टेस्ट आईडी के रिलेटेड जो एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब मैं देखना चाहता हूँ वो स्टोर हुई भी है कि नहीं, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, अलर्ट लिखूँगा, डबल क्वेश्चन के अंदर मैं वो वेरिएबल लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मुझे सिंपल ए लिखना है, ये मैंने ए लिखा। और मैंने क्या किया, सिंपल अलर्ट के अंदर वो मैसेज जो भी एलिमेंट के अंदर वैल्यू आएगी वो यहाँ पर मैं प्रिंट कर अलर्ट में मैसेज नोटिफिकेशन के अंदर लगा दूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, शाज़ेब इज़ शाज़ी। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो भी इसके अंदर इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो सारी की सारी एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है,
अब मैं सोच रहा हूँ कि एक हम छोटा सा प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये दो फील्ड्स बनाएंगे, ठीक है। उन दो फील्ड्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक के अंदर एक वैल्यू आएगी, दूसरे के अंदर दूसरी वैल्यू आएगी, और जो भी वो दो वैल्यूज़ होंगी उनके उनके ऊपर हम क्या करेंगे, जो मल्टीपल ऑपरेशंस है हमारे पास, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो भी हैं, प्लस हो गया माइनस हो गया, वो हम उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से एक और इनपुट फील्ड बनाता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, इसको दो दफ़ा यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स बन चुकी हैं। अब मैं इस वाली टेस्ट को, आईडी को मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट टू। अगर मैं क्लास नेम देना चाहूँ तो मैं दोनों को क्या करूँगा, एक ही क्लास दूँगा, ठीक है। और जब मैं उनको वहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मैं एक सिंपल उनका जो इंडेक्स नंबर वो चेंज कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब क्योंकि मैंने दोनों को डिफरेंट आईडीज़ दे दी हैं, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब जब मैंने इनको डिफरेंट आईडीज़ दे दी हैं तो अब मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, अब इन दोनों एलिमेंट्स को मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैंने दोनों एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी मैंने यहाँ पर डॉट लगाना था, स्पेस आ गई। डॉट गेट एलिमेंट बाय, इधर आ गया हमारे पास आईडी। डबल क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, सिंपल है, उस आईडी का नेम नहीं दिया जो कि पहली आईडी हमारे पास क्या है, टेस्ट। और उसकी क्या मैं करना चाहता हूँ, सिलेक्ट वैल्यू, ठीक है। अब उस वैल्यू को मैं कहीं भी स्टोर भी करना चाहता हूँ तो मैं एक वेरिएबल ए लिख देता हूँ, या मैं इसका नाम लिखता हूँ फर्स्ट, ठीक है। और इसके ऊपर अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं दूसरी वैल्यू को भी सिलेक्ट करना चाहूँगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सिंपल इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है सेकंड, SEC लिखता हूँ। और सेकंड वेरिएबल में सेकंड वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास सेकंड टेक्स्ट फील्ड के अंदर है, उसकी आईडी क्या है, टेस्ट टू। तो क्या हुआ, मैंने सिंपल इसकी वैल्यू को फर्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, और टेस्ट टू वाले वेरिएबल जो भी हमारा एलिमेंट था उसकी वैल्यू मैंने सेकंड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी। तो मैं इनको सिंपल क्या करूँगा, प्लस करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, या तो मैं उसको वैसे ही करवा दूँगा, पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ आती है कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल के अंदर और सेकंड वेरिएबल के अंदर, ये आई हैं एक स्ट्रिंग टाइप के अंदर, स्ट्रिंग डाटा टाइप है इनकी। तो उनको स्ट्रिंग जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको हम प्लस तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इनको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनके डाटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल डाटा टाइप को चेंज करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है जो कि है पर्स इंट। इसके डबल क्वेश्चन के अंदर आप जो भी वेरिएबल लिखोगे उसकी जो जो भी डाटा टाइप है वो चेंज होकर इंटीजर टाइप में आ जाएगी। अब मैंने ए भी लिखा है तो मैं एक बी को भी मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ परसेंट, और बी को भी मैं इस तरह चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल क्या हुआ, दोनों की वैल्यूज़ चेंज हो चुकी है। पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी यहाँ पर ही सीधा मैं क्या करूँगा, इनको प्लस कर दूँगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एक जो वेरिएबल है उसके अंदर की जो वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हुई, बी की भी जो वैल्यू कन्वर्ट हुई इंटीजर में, दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस। अब प्लस करके मैं क्या करूँगा, इनको कहीं पर स्टोर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ आंसर के नाम से, और उसके अंदर मैं इज इक्वल टू करके इनको स्टोर कर देता हूँ। अब ये क्या हुआ, इंटीजर टाइप में दोनों वैल्यूज़ चेंज होकर प्लस हो गई और हमारे आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक अलर्ट मैसेज लेता हूँ, बल्कि मैसेज नहीं, मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ जो कि हमारे आंसर वेरिएबल के अंदर है। यहाँ पर गलती आ गई कि मैंने वैल्यू जो वेरिएबल के नेम थे वो तो मैंने फर्स्ट सेकंड रखे थे, तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे SAC लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर मुझे टेस्ट टू लिखना था, यही बस ये गलती थी। तो मैं यहाँ पर सिंपल रन करूँगा, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दूँगा 12, और मैंने वही एक वैल्यू दी 2। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक किया तो क्या हुआ, ए वेरिएबल मतलब जो फर्स्ट वेरिएबल था और जो सेकंड वेरिएबल था उन दोनों की वैल्यूज़ को इसने क्या कर दिया, प्लस प्लस करके आंसर के अंदर स्टोर किया, और आंसर को हमने क्या कर दिया, अलर्ट के अंदर शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ऑपरेटर चेंज कर दूँ, मैं अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर कर दूँ तो क्या होगा, इनके अंदर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा। अगर मैं 12 को प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो 24 आंसर आना चाहिए, तो इसने 24 आंसर दे दिया है। मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, डिफरेंट ऑपरेशन लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हमारी HTML को इंटीग्रेट कर दिया हमारे जावास्क्रिप्ट के साथ, और डिफरेंट तरीके के हमने लॉजिक्स लगा के हमने कुछ वैल्यूज़
क्रिएट की। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि हम किस तरह एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस लगा सकते हैं, उनके ऊपर इफर्ट्स लगा के हम कुछ भी वैलिडेशन कर सकते हैं हमने इनपुट्स की। ठीक है, तो अब मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा कि हमारे पास जो फंक्शन था वो वैली है। ठीक है, वो तो मैं उसको वैसे ही रहने देता हूँ कि जिस पर क्लिक होकर हमारे डिफरेंट फंक्शन हो गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं करना चाहता हूँ कि यार सपोज़ किया कि मेरे पास ये जो एक टेस्ट टू वाली, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बटन के बाद मैं एक एलिमेंट लिखता हूँ H2 का। ठीक है, और इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये जो चीज़ करने लगा, ये वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन के अंदर यूज़ होती हैं। तो इसमें मैं क्या करना चाहूँगा, मैं करना चाहूँगा यार, अगर इस टेस्ट के वेरिएबल के, इस टेस्ट इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी जब वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वैल्यू को मैं किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर लिख दूंगा। वो लिखने का क्या तरीका है, मतलब अगर मेरे पास इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, लाइक शाहजेब लिखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जब मैं क्लिक पर टैप करूँ, हमारा जो फंक्शन रन होगा उसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ कि H2 के अंदर उस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो H एक हेडिंग नंबर 2 बन के हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा ए। ठीक है, उसके अंदर मैं अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, जो कि मेरे पास क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसकी डबल क्वोशंट के अंदर मुझे आईडी का नेम देना पड़ेगा, जो कि है मेरे पास टेस्ट। ठीक है, और उसके क्या मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ वैल्यू को। अब उसकी वैल्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया और स्टोर किस में होगी, ए वैल्यू वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा H2 है, इसके अंदर मैं इस वैल्यू को इसकी एज ए जो मतलब कहते हैं HTML जो भी टैक्स है, वो मैं इस ए वेरिएबल की जो भी हमारे पास टेस्ट है उसको बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, या तो मैं इसको आईडी पढ़ के मैं करता हूँ इजी तरीके से, यहाँ पर इसको आईडी देता हूँ, आईडी के अंदर मैं लिखता हूँ ए। अब मैं इस ए वाले एलिमेंट जिसकी आईडी ए है, ठीक है, उसका मैं सेलेक्ट करता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसको मैंने यहाँ पर ए आईडी से सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये डॉक्यूमेंट मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया है जो कि ये H2 वाला है, इसके अंदर का जो HTML है, इसके अंदर का जो HTML है वो चेंज करके मैं ए वेरिएबल वाला जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पर प्रिंट कर दूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, डॉट, एक हमारे पास कमांड आती है इनर HTML। इससे क्या क्या मतलब है, जो भी हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसके अंदर का जो भी मवाद है, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि हमारे पास ये H2 है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ होता भी तो वो सारा सेलेक्ट हो जाना था। ठीक है, और उसकी जगह हमने कुछ और प्रिंट करना था, तो उसकी जगह कुछ और प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपल क्या करना पड़ेगा, अगर मैं डबल क्वेश्चन के अंदर लिखता हूँ डबल ए, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे जो भी हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है कि जो एस वैल्यू आई है वो तो आ चुकी है, पर वो एक ए वेरिएबल के अंदर स्टोर है, मैंने यहाँ पर ए वेरिएबल लिखे नहीं है, क्योंकि मैंने एक यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दी है जो कि शो होगी। अगर मैं यहाँ पर वो वेरिएबल लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, हेडर नंबर 2 जो H2 है उसके अंदर का जो HTML है वो ए की जो भी वैल्यूज़ होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ शाहजेब, तो अब मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, हमारी उस H2 एलिमेंट के जो भी टेक्स्ट था इनर HTML था वो हमारी इनपुट फील्ड से आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं हमारे इनर टेक्स्ट और इनर HTML के दरमियान क्या फ़र्क है। जैसे कि हमने अभी इनर HTML पढ़ा, उसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, फंक्शन मैंने क्रिएट किया, मैं यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जो कि हमारे HTML से परफॉर्म होगा। ठीक है, जिसका नाम है HU, इस बटन पर क्लिक होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना डॉक्यूमेंट, अपने एक एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के नेम से, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने इस डिव को बाय आईडी एक्सेस करूँगा इधर, और सिंपली यहाँ पर मैं लिखूँगा इनर HTML।
अब इनर एचटीएमएल का एक और फंक्शन है, वो क्या है कि ये टेक्स्ट के अलावा आपका इनर किसी भी एलिमेंट के अंदर एचटीएमएल को भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। डबल क्वेश्चन का लाइक मैं यहाँ पर एक टैग क्रिएट करता हूँ, इटैलिक टैग क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं समथिंग लिख देता हूँ, नेम मैंने लिख दिया एक, ठीक है। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक एचटीएमएल परफॉर्म होगी, ठीक है। मैं इस एचटीएमएल को बोल्ड भी कर सकता हूँ, मतलब एचटीएमएल बना रहा हूँ मैं, जैसे हम डॉक्यूमेंट के अंदर कर रहे थे, तो यहाँ पर भी मैं एचटीएमएल परफॉर्म कर सकता हूँ। बट जो हमारा इनर टेक्स्ट है उसमें मेनली यही फ़र्क है कि इनर टेक्स्ट के अंदर आप सिर्फ टेक्स्ट को परफॉर्म कर सकते हो, ना कि कोई एचटीएमएल को परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर मैं कोई भी एचटीएमएल परफॉर्म नहीं कर सकता। लाइक मैं यहाँ पर एक इटैलिक टैग लिखता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक नेम लिखता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो एज इट इज़ हो जाएगा, क्योंकि वो सारा एक टेक्स्ट है। इसमें हमारा एचटीएमएल परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि उसने इस सारी स्ट्रिंग को एज अ सिंपल टेक्स्ट समझा है, ठीक है। पर यहाँ पर हम सिंपली कुछ भी टेक्स्ट रैंडमली लिख सकते हैं, ना कि हम यहाँ पर एचटीएमएल परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था सिंपल फ़र्क हमारे इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट के अंदर। तो ये थे हमारे पास सिंपल डिफरेंट तरीके के हमारे पास बेसिक्स जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते थे, जिसके अंदर हमने वेरिएबल बनाना सीखा, उस पे इफ एल्स कंडीशन सीखी, लूप्स वगैरह सीखे, एलिमेंट्स को गेट करना सीखा, उसके ऊपर डिफरेंट इनर एचटीएमएल लगा के वैल्यूज़ लगाना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, वो सारा हमने सीखा। तो ये था हमारे पास सिंपल जावास्क्रिप्ट का बेसिक। तो हमारे पास इसको हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट तक, ठीक है, जो कि हमारे वेबसाइट के लिहाज से हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जितने भी हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स रहता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह।